ने कभी खुद चुनाव लड़ा? मेरे पे केस डल गया था। आप उनको मना कर देते हैं काम के लिए? सफाई नाम की चीज मेरे विधानसभा के अंदर नहीं है। ये अफसरों को थोड़ी बहुत तो शर्म आए। आपको भी एक दिन का सीएम बना दिया जाता है। रूह कहाँ फूटेगी। मेरा मन करता मैं सारे पीछे बिठा लूं, एस्टेसी कराऊं। वोट लिया, मेरा फर्ज है यार काम करना है। ये मानते ही नहीं अफसर। स्पष्टवादिता आपको राजनीति में नुकसान नहीं करेगी। तो गोकुल सेठिया का केवल लड़ाई करने के लिए रखा हुआ। मुझे दर्द है मेरी इनसे। अब तक मैं जानता हूँ आप तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे। मेरे को कोई मतलब नहीं है आपको मुझे बुरा कहे तो कुछ कहे। आज के पॉडकास्ट में आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें युवा तुर्क कहा जाता है, गोकुल सेतिया, जो सिरसा के विधायक हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज उनसे पॉडकास्ट में नॉन पॉलिटिकल बातें ज़्यादा करेंगे। खैर उनकी राजनीति का तो पूछेंगे ही, लेकिन आज उनके शौक क्या है, खाना पीना क्या है, इस पे सारी चर्चा करेंगे। गोकुल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई? बाल्यकाल कैसा था? आपका जो है बचपन कैसे बीता? आप नटखट थे, सिंपल बच्चों की तरह थे? कुछ अपने बारे में बताइए। जी, मेरी स्कूलिंग यहाँ जीनियर स्कूल में भी पढ़ा, एवी इंटरनेशनल में पढ़ा, सेंट जेवियर में पढ़ा, फिर कुछ समय के लिए हॉस्टल BRCM बहल है भिवानी के पास, उधर एडमिशन लिया। फिर 11th-12th मैंने करी अपने शाह सतनाम जी बॉयज़ स्कूल जो है वहाँ पर, और फिर कॉलेज में चंडीगढ़ 3 साल 2007 से लेके 2009 तक वहाँ पे फिर ग्रेजुएशन करी। तो जिन दिनों में DAV में आप गए, उन दिनों वहाँ जो छात्र संघ था सोपू जी, वो बड़ा फेमस था, तो आपने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की? मैं एज ए वर्कर ही वहाँ पे काम करता था, और मेरे पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है उसका तो किसी को आइडिया भी नहीं था कि मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ। तो एज ए वर्कर मैंने हमेशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी जो हमारी पार्टी थी, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थी। नॉन पॉलिटिकल थी, जैसे NSUI कांग्रेस की थी, ABVP बीजेपी की थी, SOI बादल्स की थी, और INSO चौटालास की थी। लेकिन हमारे वहाँ पर 2 इस तरह के संगठन थे, एक तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोपू और एक पूसू पार्टी। ये दोनों स्टूडेंट्स बेस्ड जो मुद्दे थे ये उन पे विजन ज़्यादा करती थी, उस पे फोकस करती थी। और मुझे खुशी है कि हम लोगों ने उस समय एक अपनी इंडिपेंडेंट सोच से एक अपनी पहचान बनाने का वहाँ पर स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक काम किया। छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की, आपने कभी खुद चुनाव लड़ा? नहीं, मैंने इसलिए चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि वहाँ पर एक चुनाव में मेरे पे केस डल गया था, जिस करके कि फिर मैंने लॉ में एडमिशन के लिए अपने फॉर्म भरे थे। फिर जब केस डल गया चुनाव के अंदर, तो वहाँ पे एक लिंक 2 लगती थी जी, कि जिस पे केस है वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो उस समय फिर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। फिर मैंने अपने बिहाफ पे एक स्टूडेंट थे, फिर उनको आगे किया और उनको चुनाव लड़वाने का काम किया। और आपके जो वहाँ कॉलेज टाइम के पुराने मित्र हैं वो ये बताते हैं भी गोकुल सेतिया ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो एक किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। जिसके सिर पे वो हाथ रखते थे या जिसका साथ देते थे वो चुनाव जीत जाता था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सब एक टीम वर्क वहाँ पे करते थे, एक दूसरे के साथ सबका सहयोग होता था। लेकिन हाँ, पार्टी के अंदर एक एक्टिव भूमिका हमेशा निभाने का काम किया है, और सबके सहयोग से उस समय भी एक अच्छी पहचान चंडीगढ़ की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में परमात्मा ईश्वर की मेहर से बनी थी। उस चीज़ की खुशी है। गोकुल जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आप खाने पीने में क्या लेते हैं, आपके शौक क्या हैं, हॉबी क्या है? खाने पीने में तो सिंपल, वैसे तो मेरी सबसे मन पसंदीदा तो दाल है। दाल सबसे बेस्ट मैं समझता हूँ कि मेरा फेवरेट खाना है। और उसके अलावा एक हैबिट बनी हुई है कि सुबह जब घर से निकलना है तो अपनी 2 रोटी सिंपल, साथ करेले
और साथ लस्सी। तो ये सबसे देसी बढ़िया खाना। देसी खाना। और तो या क्या दिनचर्या रहती है, सुबह उठ के कितनी सैर करते हैं? सैर तो मैं आपको सही बताऊं जी, पहले तो मैं काफ़ी जिम फ्रीक था, और लेकिन कुछ सालों से कुछ शेड्यूल भी इस प्रकार का हो गया कि रात को लेट हो जाते हैं, तो कई बार दिन में सैर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो जल्दी निकल पड़ते हैं। ट्रेडमिल वगैरह कर लेते हैं? नहीं, अपना वहाँ पे पार्क के अंदर ही अपना सैर हो जाती है। और थोड़ा जल्दी रहती है सुबह से कि काम पे निकलें रात को लेट सोने करके। और जिम वगैरह तो काफ़ी सालों से छूटा है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी बैक इंजरी हो गई थी। और नहीं तो उससे पहले तो एक हमारे गुरु, अब भी को हमारे गुरु हैं रविकांत जी, मोहाली में उनका जिम है। तो मेरा एक दफ़ा वेट हो गया था तकरीबन 1.4 के करीब जी। तो एक मेरे पे जब केस डला था, तो मैं ये समझता हूँ कि उस समय 2 साल मुझे समय मिला अपने शरीर की तरफ ध्यान देने का। तो उन्होंने फिर बड़ी हार्ड ट्रेनिंग मुझे कराई, और मेरा वेट फिर हो गया था 82 के करीब। तो लेकिन उसके कुछ साल बाद फिर मेरे बैक इंजरी हो गई थी, उस करके अब जिम वगैरह भी नहीं लगता। और सैर की बात रही, सैर तो फील्ड में भी बहुत हो जाती है सारा दिन। गोकुल जी, क्या शौक, क्या आपके हॉबी, क्या आप? शौक जी, अब सही बताऊं, इस लाइन में आके ना सारी चीज़ें एक बार ना परत सी जम गई अब नहीं, सारी। जैसे किसी को बुक्स पढ़ने का शौक है, किसी को ट्रैवलिंग का शौक मुझे है। ट्रैवलिंग का शौक है जी, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है। हालांकि अब मन तो करता है, कई बार सोशल मीडिया पे देख लेते हैं कौन सी जगह में क्या है कैसे है, लेकिन अब समय नहीं मिलता। कई बार तो ये लगता था एमएलए बनेंगे तो लाइफ और अच्छी हो जाएगी, लेकिन लाइफ और ज़्यादा जिम्मेवारियां बढ़ गई। चैलेंजिंग और टफ हो गई। जिम्मेवारियां बढ़ गई। जिम्मेवारियां बढ़ गई, और अब तो कहीं आने जाने का जो है वो ये लगता है कि 8 महीने तो 7-8 महीने तो हो गए, मन करता है लेकिन जा नहीं होता। मेन तो ट्रैवलिंग का मुझे है। मैं तो कई बार फॉरेन भी जाना तो मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, अकेला ही मैं निकल जाता था। मतलब किसी की जरूरत नहीं साथ। हाँ, अकेला। क्यों, अकेला आदमी जब ट्रैवल करता है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो आदमी को अपने आप में मंथन करने का, सोचने का समय मिलता है जी, बहुत बढ़िया बात। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और एक पीस ऑफ माइंड। उसके साथ साथ आप अपने अकॉर्डिंगली जब मर्जी उठो, जब मर्जी आप थक जाओ घूम घूम के, तो अपना आराम से अपना रेस्ट करो। काम के बाद तो यही होता है कि हाँ हम कहीं जा रहे हैं तो रश नहीं होना चाहिए कि सुबह उठना और हमने घूमने ही निकलना। एक अपना पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि उसमें ज़्यादा आदमी एक्सप्लोर भी करता है। आपने विदेश यात्राओं की बात की, जी, तो कितना मौका मिला, कितने देशों में जाने का मौका मिला? अभी कोई ज़्यादा नहीं। मैं न्यूजीलैंड गया हूँ, दुबई, और आपके यूरोप के अंदर जर्मनी, एम्स्टर्डम, स्पेन, ऑस्ट्रिया, और इसके अलावा इंडोनेशिया, और बैंकॉक, अभी तो फिलहाल मॉरिशस, इन कंट्रीज़ में अभी तक मैंने ट्रैवल किया। गोकुल जी, आपने जितने कंट्री के नाम गिनाए, जिन देशों में आप गए हो, यूएसए गया हूँ। नेचुरली वहाँ को आपने वहाँ की टूरिज्म को, भौगोलिक स्थिति को सारा समझा होगा। आपने जो अपना मैनिफेस्टो दिया था सिरसा को सुंदर नगरी बनाने का, क्या वहाँ से प्रेरित होकर बनाया था? नहीं, देखो, एक ना इंसान के अंदर से कई बार कई हॉबीज़ होती हैं, हैबिट्स होती हैं। मुझे गंदगी नहीं बिल्कुल पसंद। मुझे खुद, मैं बैठा हूँ ना, अगर मान लो कि रात को सोने के समय अगर कोई 2 बर्तन भी पड़े हैं तो मुझे वो चुभते रहेंगे, मुझे नींद नहीं आएगी कि वो पड़े हैं, मैं उसको उठा के किचन में रख के आऊँ। तो ये एक हैबिट है। अब हो क्या रहा है, एमएलए तो बन गए, अब नगर परिषद वाला काम हो गया उल्टा। पहले तो पूरा खींच के रखते थे काम को, और अब जब भी कहीं सफाई देखते हैं कि नहीं है, कूड़े का ढेर देखते हैं, तो वहीं पे बस फिर दिमाग। आप तो खुद पहुँच जाते हैं सफाई करवाने। देखो, पता है क्या है इसमें सर, कई बार खुद अपने आप को लगता है कि हम इस चीज़ को रोज़ मुद्दा बना रहे हैं। लोग सोचेंगे एक ही काम है और कोई काम नहीं है इसके अलावा, लेकिन वही चीज़ें अभी सुधर नहीं रही, वही चीज़ें भी ठीक नहीं हो रही।
और देख के इरिटेशन होती है कि सफाई नाम की चीज़ मेरे विधानसभा के अंदर नहीं है। एज एन MLA मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, मुझे दर्द है। मेरी इनसे रोज़ का इनसे मेरा विवाद है इस चीज़ पे, लेकिन सीरियस है ही नहीं। अब गांव के अंदर हम जाएं, मैंने इनको लेटर भी लिखे और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग मुझे कहते हैं, गाइड करते हैं कि आप लाइव मत आया करो, अच्छा नहीं लगता ये वो। लेकिन देखो, अपनी प्रेजेंस शो करना कि मैं डेली रूटीन में कर क्या रहा हूँ, हो सकता है लोग उसको देख देख के बोर भी हो जाते हो, पर उस चीज़ का मुझे कोई वो नहीं है, उस चीज़ की चिंता नहीं है। मेरी प्रेजेंस मुझे दिखानी है लोगों को कि हाँ मैं लगा हुआ हूँ, मैं फिर रहा हूँ, कि मैंने प्रयास किया, काम हुआ नहीं हुआ अलग मैं बात लोगों है। के बीच में हूँ और उनके बीच में मैं रहता हूँ कि जो आपने मुझे जिम्मेवारी दी मैं उससे भागा नहीं, मैं उसको फेस कर रहा हूँ जी, उसको टैकल कर रहा हूँ, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ, और इसलिए भी दिखाना चाहता हूँ कि अफसरों को थोड़ी बहुत तो शर्म आए कि आप लोग इतनी ज़्यादा तनख्वाह लेते हो सरकार से, और कम से कम आप धरातल पे कभी तो आके देखो कि हालात क्या हैं। हम और एरिया को देखें, अपने एरिया को देखें, कितना दिन रात का अंतर है। अब एकदम से मैं भी वो रूप नहीं दिखाना चाहता जिससे कोई ये कहे कि इमेच्योर है या अग्रेसिव है। एग्रेसिव है। ये मेरे पे कई अपोजिशन वाले टैग लगा देते हैं। मेरा एग्रेशन अगर है तो मेरा एग्रेशन केवल सिरसा की तरक्की और उसके विकास के लिए है, और मेरा किस चीज़ का एग्रेशन। तो कभी मेरा कोई विवाद हुआ तो मेरा चुनाव के दिन या उससे एक दिन पहले होता है जब गर्मा शर्मी होती है। तो मेरा किसी से कोई मतलब आप प्रकार ये का मानते विवाद ही नहीं हैं है। कि आप जीत गए, जी, एक दिन पहले तक रिजल्ट आने तक आपके समर्थक या आपके विरोधियों के समर्थक थे, जीतने के बाद आप सबके MLA, आप ये मानते हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है। जब एक आदमी जब ओहदे पे बैठ जाता है, जो कि एक इलाके का एक सबसे महत्वपूर्ण जो अपनी सीट है, तो वो सबका साझा होता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं देखो, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, इंसान हूँ। जो आदमी कहीं मेरी टीम वालों पे जो कोई वादा करता है या कोई गलत करता है, देखो वो इतना तो मैं इंसान हूँ, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ। वो चीज़ें फिर टॉलरेट देखो नहीं होती जिन लोगों ने अपने लिए स्टैंड लिया, अगर उन पे आ जाए तो। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक बार चर्चा है, कई बार आपसे काम करवाने आते हैं, चाहे वो आपके विरोधियों के आदमी हैं, जीतने के बाद तो सबके MLA, तो आप उनको मना कर देते हैं काम के लिए, नहीं, ऐसा है कभी? मैं एक आपको खुल के बताता हूँ, मैंने कईयों को किया भी है मना। मैं इस चीज़ में वो कोई मतलब चर्चा देखो, सही है जो आदमी वेलविशर ही नहीं है। जी। कई बार देखो, मैंने आपको बताया हम इंसान हैं, हमको भगवान नहीं है। मैं अरोड़ा साहब, लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, मेरे नाना जी, उनके कार्यकाल को देखते हुए कई चीज़ें मेरी शुरुआत है, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ कि मैं भी एक समान सबके लिए करूँ। लेकिन कई बार कई लोग ना उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड भी लेने लग जाते हैं। ठीक है। वो फिर जो भाषा यूज़ करते हैं ना बाहर जाके, वो सुन नहीं सकते। मतलब एक सरल सी भाषा में कहूँ, सिंपल सा कहेंगे, हम इस्तेमाल कराएं। जी। और जो भाषा यूज़ करते हैं, देखो मैं इतना उस प्रकार का भक्त नहीं हूँ कि मैं उनकी वो लैंग्वेज सुन के और फिर भी काम करूँ। लेकिन हाँ, जो आदमी ठीक वोट किसी ने कहीं भी डाला हो, ठीक बात, वो एक अलग बात है, उसमें कोई वो नहीं, सबका सम्मान है, सबका वेलकम है। भी काम करवाने आए हो, काम करवाओ, हाँ, लेकिन यूज मत करो। हाँ, लेकिन कई आदमी उस चीज़ की नेगेटिविटी करते हैं, और कुछ लोग जिन्होंने बिना ही मतलब गलत हथकंडे अपनाए हों चुनाव में, या जिन लोगों ने लैंग्वेज गलत यूज़ करी हो, नाजायज़ ही, तो देखो फिर उन लोगों से तो इरिटेशन, एलर्जी तो फिर देखो रहती है, कोई राजनीतिक या कुछ भी कहे। गोकुल जी, एक पंजाबी की कहावत है जी। भी घोड़ा मर्द पहचानिए रग नाने हारी, भी मर्द को पहचानना हो या घोड़े को पहचानना हो तो देखा जाता है भी उसका नाना जी कैसे थे। आपके नाना जी
सालों साल सिरसा पे राज करके गए, सिरसा नरेश कहलवाते थे, बहुत लंबा समय उन्होंने राजनीति की। लेकिन उनके यहाँ कोई अगर चला गया ना तो खाली हाथ नहीं आता था। ना तो वो खिलाए पिलाए बिना जाने देते थे, ना काम किए, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, जी। चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो सबका काम करते थे। फिर भी देख लो आप, 2009 का चुनाव एक नए इंसान को जिता दिया और उनको हरा दिया। तो जनता जनार्दन है, जनता किस तरफ चल पड़े वो कुछ नहीं पता। अब मैं भी अपना काम करता हूँ, लेकिन मुझे पता है इस चीज़ का कि मैं अपने नगर परिषद के कैंपेन में, चुनाव में कहता था कि अगर हमारी प्रधान नहीं बनी, हमारे एमसी ना जीते, तो काम नहीं होगा। जो काम नगर परिषद से होना वो तो वहीं से होना। और उसका चुनाव हुआ किस लिए? अपोजिशन वाले कई बार कहते हैं कि आपके एमएलए के कैंपेन में ये चीज़ तो इंक्लूड नहीं थी। देखो, बात करनी चाहिए पढ़ी लिखी। फिर प्रधानगी का चुनाव किस लिए हो रहा था? वो तो इसीलिए हो रहा था ना कि जो काम प्रधान कर सकते हैं वो तो उन्हीं के अंडर है। तो कुल मिला के वो सारी चीज़ें देख के अपना मन दुखता है कि लोगों ने तो एक कंक्लूजन निकालना है कि एमएलए ने क्या किया। हालांकि मैं सारा दिन बेशक फिरता रहूं, अपना प्रयास करता रहूं। तो कहने का भाव ये है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरोड़ा साहब ने अपने हिसाब से अपना कार्यकाल सारा जीवन का पूरा किया, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और कई ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली हैं कि कई लोगों का, जिनका उन्होंने सारी उम्र परिवार के तौर पे जिनके साथ वर्ता, उन लोगों ने कहीं ना कहीं, कुछ चंद लोगों ने उन्हें खराब करने का भी काम किया। तो ठीक है, हम जब भी किसी की जीवनी पढ़ते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो उससे बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि उनकी क्वालिटी क्या थी या फिर कमियां क्या रह गई थी। बाकी ये कुल मिला के राजनीति गेम गंदा है, इसमें आदमी सही दिल से भी काम करे तो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डीपली लोग उस चीज़ को नहीं। गोकुल जी, आपने दो बातें कही। पहली बात आपने कर्म की कही, तो कर्म में विश्वास आप रखते हैं, इसीलिए मैं देख पा रहा हूँ कि आपके हाथों में कोई अंगूठी, कोई नग, कोई नहीं है, कोई, आप ज्योतिष की बजाय कर्म में विश्वास रखते हैं। नहीं, मैं स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को कई लोग नास्तिक भी कह देते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अब कई बार मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज ये चीज़ें शायद सुनने वालों को, कईयों को डाइजेस्ट नहीं होगी, हजम नहीं होगी, समझ नहीं आएगी। ये जब आदमी सत्ता में नहीं होता या ओहदे पे नहीं होता, या जब आदमी कोई दुनिया में नहीं होता, फिर पता लगता है कि उस व्यक्ति के काम की वैल्यू क्या थी। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, मैं हमारी सिरसा की जनता को भी यही कहता हूँ हमेशा, और आपके चैनल के माध्यम से भी, हमें धार्मिक प्रोग्रामों में बेशक मत बुलाओ, हमें बुलाओ जहाँ कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कहीं कोई काम है। चार जगह जाके हम फोटो खिंचा के धार्मिक जगह पे, स्थल पे आ जाएंगे तो वो एक राजनीति हो रही है। हम भी कई बार जाते हैं, डालनी पड़ती है, एक सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन मैक्सिमम मेरी यही कोशिश रहती है। कई लोग कहते हैं जी वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। मैं कहा, भक्ति तो हम अपने घर पे भी बैठ के कर सकते हैं, बाहर आके कोई फोटो खिंचा के ज़्यादा हो जाएगी। हम अपना काम करें, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को जो मिलने वाली हैं, अभी तो उसी में इतनी दिक्कतें हैं। अब लोगों को ड्रास्टिक चेंज चाहिए, होना भी चाहिए, मैं लगा भी हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से व्यवस्था इतनी चरमराई पड़ी है, और ऊपर से सरकार नहीं आई, ऊपर से नगर परिषद वाला ट्रिपल इंजन के चक्कर में लोग पड़ गए। अब तो बहुत, हर दिन सुबह एक नया चैलेंज होता है जिसको फेस करते हैं जी। तो मैं ये समझता हूँ कि देखो, नग डालने से या वहम करने से कुछ नहीं हो जाता, ये सब भाग्य की बात है। कर्म अच्छे करो, नहीं हर आदमी से होते, मेरे से भी नहीं होते, इंसान है आखिर, लेकिन अगर कर्म हम अच्छे करेंगे,
अगर किसी गरीब आदमी की मदद करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि वही सबसे बड़ी भक्ति है। आपने अभी बात कही भी सरकार नहीं आई, तो सरकार आते आते रह गई, इसका क्या कारण था? हर जगह ये प्रचार था कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। बस जी, समय की कुछ बात होती है, हमारे भाग्य में नहीं थी। बनना एमएलए था, ठीक है, बड़े सेटिस्फाइड हैं, कितने सालों से प्रयास कर रहे थे, और चलो वो चीज़ तो एक सपना था, वो सिरसा की जनता ने साकार करा। लेकिन उसके साथ साथ चैलेंज भी है कि अकेले एमएलए बने का वो नहीं, काम होना चाहिए। तो ठीक है, कुछ लेग पुलिंग भी थी पार्टी के अंदर, कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा थी, और उस चीज़ पे नियंत्रण नहीं था। कोई कुछ भी बोले, कई मुझे कलीग्स एमएलए हैं वो कहते हैं कि यार मज़ा आ गया। मैं कहा मज़ा तो आ गया, पर हाँ, कई चीज़ें हाईकमान को सुननी पसंद नहीं होती, उसमें हो सकता है वो मुझे विलेन समझते हैं। लेकिन वही बात है कि समय के साथ चीज़ों का पता लगता है। हाँ, मैं बोल ज़रूर ओपनली देता हूँ, मेरे मन दिल में बात पचती नहीं है, मैं कह देता हूँ। पर अशोक अरोड़ा जी वाला मामला हुआ पिछले दिनों, उसके बाद फिर आप लाइव हुए, आपने सीधा सीधा हुड्डा साहब पे कमेंट किए। नहीं, मैंने हुड्डा साहब पे कोई कमेंट नहीं भी किया। अशोक अरोड़ा जी के लिए उन्होंने बोला हमें बुलवाया नहीं जा रहा, या आपने एक बार ये आरोप लगाया कि जो हम एमएलए तो बन गए लेकिन जो बड़े स्तर की बैठक है उसमें नहीं बुलाया जाता। हाँ, एक दो चीज़ें थी। देखो, मैं अभी पार्टी में नया आया हूँ, और कभी कोई मीटिंग होती है तो हमें भी ये होता है कि ये ना समझा जाए कि ये नए आए हैं, और बराबर रखा जाए सबको। और मैंने किसी पे इस प्रकार से कमेंट नहीं किया पर्सनली किसी पे। और अशोक अरोड़ा जी के लिए तो सबसे पहले मैंने ही लिखा था कि मुझे खुशी है कि हाईकमान ने एक्शन लिया, ये एक्शन लिया। लेकिन हाँ, उसमें एक दो मुद्दे मेरे भी थे, वो भी बीच में इंक्लूड करने चाहिए थे, जो मेरी उम्मीद थी। लेकिन मुझे लीडरशिप का कॉल आया उसके बाद, और मुझे उन्होंने बताया भी। शायद उनकी बात इसलिए सुनी गई, उन्होंने इस्तीफे की धमकी दे दी थी। नहीं, धमकी तो उन्होंने ऐसी कोई नहीं दी थी, ऐसे मैं आपको कहूँ, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। ठीक है, अगर वो खड़े हुए, उनका हाथ उठा, कई लोग कह देते हैं जी एमएलए खड़ा हो गया हाथ उठा दिया, अरे ये भी तो देखो, वो सामने वाले भी उनको किस लैंग्वेज में कि तू होता कौन है। तो देखो, कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है तो वो इज्जत के लिए करता है, कई हो सकता है पैसे के लिए भी करते हो। तो सिरसा नगर परिषद में बैठक होती है, एज ए एमएलए वहाँ आप ज्वाइन करते हैं बैठक, क्या अवॉइड करते हैं? किस लिए जाना, वहाँ लड़ाई होगी, पहले आपको बता रहा हूँ। अच्छा, और वहाँ वाली कुरुक्षेत्र वाली तो संभल गई, यहाँ वाली संभलनी भी नहीं। तो कुल मिला के जरूरी क्यों पंगा दबाना है? जब लोगों ने डिसीजन ले ही लिया तो गोकुल सेतिया क्या केवल लड़ाई करने के लिए रखा हुआ है? तो आपको ऐसा लगता है कि नगर परिषद में भी सरकार आते आते रह गई? अगर इसकी जगह कैंडिडेट कोई और होता, शायद सुखविंदर कौर गिल ही होती जो पहले चेयरपर्सन रह चुकी हैं, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि लोग उनको जानते थे। ऐसा कुछ नहीं है, जानने ना जानने वाले की बात नहीं, इन पे बारी का टैग लगाया गया। अभी बार उनकी शादी हो गई है, दोबारा सिरसा आई अभी भी यही है जी, मतलब वो गलत प्रचार था। मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं जिनके कोई नाम नहीं जानता होता, तो नए लोगों को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि नामी आदमी आए, एक साधारण परिवार के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन उनके माताजी से ज़्यादा थी, तो इस करके उनको मैदान में उतारा गया, और वोटों की जनता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर था, जब हमारी पार्टी की खुद के अंदर ही लेग पुलिंग थी, सबसे कम वोट से सिरसा वाली सीट हमारी रही है, और लेग पुलिंग जब पार्टी में थी, जिन्होंने लेग पुलिंग की, जिन्होंने टांग खिंचाई की, उन सब की आपने शिकायत की हाईकमान को? देखो, हाईकमान एमएलए कोई कंप्लेंट दे ना दे, लेकिन इतना तो देखो पता ही होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, रोज कॉमन चर्चा भी होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन अभी तक तो कोई एक्शन देखो लिया नहीं। गोकुल जी, जिन लेग पुलर्स की आप बात कर रहे हैं, आपने एक दो अपने बयानों में कहा लेग पुलिंग भी, उन्होंने गोभी खोद दी कांग्रेस की, उन लोगों ने गोभी के पकोड़े के लंगर लगाने शुरू कर दिए। इस तरह की जो हरकतें हुई, मैंने एक ही परिवार के लिए कहा, और मैंने किसी के लिए नहीं कहा, एक ही परिवार के लिए मैंने कहा था।
और मेरी उनसे भी कोई वैर विरोध या कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कईयों ने अगर ठान ही लिया हो कि बस इसको नहीं आगे आने देना, इसकी उल्टी चलना है, इसी का नुकसान करना है, कहीं भी अपनी चर्चा नहीं करनी, सिर्फ मेरी बुराई करनी है। और देखो, ऐसे लोग पार्टी का भला नहीं कर सकते जिन्होंने हमेशा उल्टी चलना है। तो वो तो हाईकमान को तय करना है कि देखो, हर एरिया के अंदर इस प्रकार के लोग हैं जिन करके हमारी सरकार भी रह गई और हमारी नगर परिषद की सीटें भी रह गई। पिछले दिनों राहुल गांधी आए, उन्होंने बैठक ली। इससे पहले बीके हरिप्रसाद जी ने बैठक ली, आपको अलग से भी बुलाया उन्होंने, हरियाणा के प्रभारी हैं। क्या बातचीत हुई? प्रभारी जी ने सबसे अलग अलग सारी चर्चा करी। सबसे पहला नंबर मेरा ही था और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनको, अरोड़ा साहब के टाइम से हैं, मतलब जी अरोड़ा साहब के टच में भी थे। तो बस उन्होंने बताया कि उनसे बड़ा अरोड़ा साहब से लगाव था, प्यार था, और फिर उन्होंने एलओपी पर चर्चा करी, सबकी अपनी राय पूछी। बीके हरिप्रसाद जी की जो बैठक आपकी हुई, उसको लेके आपके विरोधियों ने प्रचार किया, भी उन्होंने आपको अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ाया कि आप अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, अनुशासन सीखिए पार्टी। कुछ ऐसी बात हुई थी? कमरे में मैं और वो थे, तीसरा अगर कोई वहाँ हुआ हो तो मेरे को बता दे। नहीं, यहाँ जो प्रचार फैलाया गया ये मिथ्या था। ये तो शाम को बैठे बैठे कुछ भी फैला देते हैं। कई नॉन सीरियस लोग होते हैं, उनकी बातें उनकी सुन के मुझे भी हंसी आती है कि ये इतने वेले हैं, इनको कोई काम ही नहीं है। अब मैं और प्रभारी जी बैठे हैं, जो हम में चर्चा हुई है किसी को क्या पता। राहुल जी आए तो क्या 1 महीने का टाइम देके संगठन के लिए पार्टी में नई जान फूकने का काम कर रहे हैं, उस पर क्या कहना आपका? बहुत अच्छी बात है कि हमारे हाईकमान खुद यहाँ हरियाणा आए, हमारे कार्यालय में पार्टी के पहली बार उन्होंने विजिट किया, और बड़े सूझबूझ वाले और बड़े शांत नेता हैं। आप ये देख लो, ठीक है, मैं भी अपने हिसाब से जो चीज़ें होती है मैं बोलता हूँ, लेकिन आप ये देखो हमारी पार्टी में कितनी बड़ी खासियत है कि हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, सुनी भी जाती है। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि एमएलए एमपी बेशक उस दिन नहीं मिले, लेकिन ग्राउंड से जुड़े हुए लोग उनसे कुछ मिले, कई ऐसे चेहरे मिले जो चुनाव हारे थे, तो उनका मनोबल उस चीज़ से बड़ा है जी। तो एक मैं समझता हूँ कि उनकी विजिट एक हमारी पार्टी को मजबूती देकर गई। उन्होंने 1 महीने में पार्टी संगठन बनाने की बात कही, आपको संगठन की जिम्मेवारी मिलती है तो लेंगे? मेरे पास सिरसा के काम से समय नहीं है। मेरे को जो इतने सालों से जो मेरा संघर्ष था, जो सिरसा की जनता ने मेरा साथ देने का काम किया, मेरी कोई ज़्यादा बड़ी उम्मीदें किसी से नहीं। ऐसी कोशिश रहेगी कि जिला प्रधान या जिला कार्यकारिणी आपके अपने हिसाब से बने सिरसा में? नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं, पार्टी अपने हिसाब से करे, पर हाँ, पार्टी को नुकसान करने वालों से पार्टी दूर रहे। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के अंदर हम अपनी टांग अड़ाएं या हर चीज़ में अपना विचार दें, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, दोस्ती करो तो सिरे तक निभाओ, और अगर कोई धक्के से पंगे ले तो वो चीज़ भी सिरे तक निभाओ। कोई मर्जी बने, कोई दिक्कत नहीं है, खराब करने वाले बने वो कभी भी क्योंकि आपने अभी बात की विस्तार में लिखा हो, किस्मत में लिखा हो तो मिलता ही है। अगर ऐसा मौका मिला सीएलपी लीडर बनने का, नहीं, क्योंकि अब मैं ना तो मेरा इतना अनुभव, और नहीं, नए जो राहुल गांधी हैं वो ये बात कह के गए हैं। हुड्डा साहब ने जब ये बात कही भी जीत के सब बाप होते हैं, हार का कोई नहीं, और राहुल जी ने ये कहा कि हार का बाप भी मैं हूँ और दादा भी मैं हूँ, तो मैं तो किसी युवाओं को ज़्यादा मौका दूंगा। उस पोस्ट के लिए मैं अभी कैपेबल इतना नहीं हूँ, क्योंकि देखो जो वहाँ मान लो आपको मौका मिल जाता है तो आपका क्या प्रयास रहेगा? मैं सबको साथ लेके चलने ना तो का? मेरा नाम है, ना मैंने कभी बात इस बारे में करी, और ना ही अभी मेरा इतना कद है। देखो, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, हर एक ओहदे की एक गरिमा होती है, सिस्टम होता है, और उसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी तो एज एन एमएलए हम अपना एरिया का काम जो है उसको सही ढंग से कर लें,
सीवरेज तो हमारे एरिया में बैक मार रहे हैं। वार्ड नंबर 2 के अंदर हम देखें, सावनपुरा ढाणी में देखें, आप कहोगे ये क्या बात कर रहा है। बिजली के कट इतने बड़े बड़े लग रहे थे, सारा तो शहर खोद के छोड़ रखा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, ढंग की कंपनी नहीं है। ये पहले सीएम अनाउंसमेंट हुई थी ड्रेनेज के लिए, बुरा हाल सारे शहर का हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो सारा दिन लड़ते हैं, हम इन चीज़ों को पूरा पढ़ लें हमारे लिए वही बहुत है। वो तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अभी उसके लिए मैं ना तो कैपेबल हूँ। आपने अनिल कपूर की नायक फिल्म देखी है? जी देखिए। जिसमें एक दिन का सीएम बनाया जाता है। जी। सिरसा की जनता आपको उसी अनिल कपूर के रूप में देखना चाहती है भी आप इतना काम करें। जैसे अब सफाई की आपने बात की, वो राजनीति की गंदगी को भी साफ करते हैं, उसके बाद उनको जनता द्वारा मौका भी देती है। अगर ईश्वर मौका देता है, आपको भी एक दिन का सीएम बना दिया जाता है, तो आप प्रदेश के लिए क्या करेंगे? आपकी निगाह में प्रदेश में क्या क्या बड़े काम हैं? देखो जी, इतनी बड़ी चीज़ ना तो कभी सोची। आदमी को उतने पैर अपने पसारने चाहिए जितनी चादर हो। लेकिन ठीक है, सपने लेने का सबको अधिकार है। आपने जो बात पूछी, ठीक है, उस पर 2 मिनट के लिए सुनने में भी मुझे अच्छी लगी और बोलने में भी अच्छी लगेगी। ऑब्वियसली इतनी बड़ी चीज़ है कि ठीक है, एक दिन में पहली बात है कुछ होता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री तो ऐसी चीज़ है कि जो जिनके खुद के मुंह से शब्द निकले और वही कानून होता है। जी। इन 7-8 महीनों के अंदर जो मैंने सिस्टम देखा है, जो हालात देखे हैं, बद से बदतर हालात हैं। आप एक चीज देखो, एरिया के अंदर मूलभूत सुविधाओं को लेके कोई देख रेख नहीं, कोई गौर नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो अफसर आखिर कर क्या रहे हैं? उसके साथ साथ नशा धड़ल्ले से बिक रहा है। 3 बार गोकुल सेतिया लिस्ट दे चुका जी। पॉलिटिशियंस को भी, अधिकारियों को भी, सबको पता है कहाँ पे क्या बिक रहा है, फिर भी कोई लगाम नहीं है। मेरे को तो 3-3.5 महीने मिले थे। सबसे बड़ी समस्या यही है। 3-3.5 महीने मिले। स्टेप्स तो देखो जी बलजीत भाई साहब, ऐसे उठाने पड़ेंगे जिससे कि अपराधियों में डर थोड़ा पड़े। सा अपराधियों में डर, क्या मैं कहूँ, उनकी रूह कांप उठेगी। और उसके साथ साथ जैसे गोलियां बिक रही हूँ उसको एनडीपीएस में लेके आए। उसके साथ साथ डेवलपमेंट की जो बात है, कोई किसी प्रकार का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई गौर ही नहीं है। एक तरफ से शुरू करना चाहिए, 1 नंबर वार्ड से लेकर 31 तक, 1 नंबर गांव से लेकर 31 तक। रोड मैप तो हो, कोई सिस्टम तो हो, कोई बेरोजगारी को लेकर कोई सिस्टम हो, कोई विजन हो। और आपने बहुत बड़ी बात कही हाँ जी। कि ये जो केमिकल नशा है, जो दवाइयों वाला नशा है, इसमें बेलेबल ऑफेंस है, हाथ की हाथ बेल हो जाती है। आपका प्रयास रहेगा इस विधानसभा में इसको एनडीपीएस में दाखिल करवाएं? मैंने पिछली बार भी बोला था जी। पिछली बार भी बोला था, और मेरा यही मेन मुद्दा है, क्योंकि हमारा एरिया बॉर्डर के साथ लगता है। और मैं तो ये समझता हूँ कोई भी हम काम करें उस पर स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी परमात्मा ने मुझे ऐसा मौका दे दिया ना, जो आप कह रहे हो, एक दिन का नहीं लंबा मिले, मैं आपको सिस्टम पलट के दिखाऊंगा, बदल के दिखाऊंगा। और इतिहास के अंदर दुनिया याद करेगी कि हाँ, कोई व्यक्ति आया था और जिसने इस प्रकार का काम किया। मैं तो जाता हूँ, अब चंडीगढ़ हम लोग जाते हैं, हम जाके देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे मैंने स्टडी करी है, मैं शुरू से रहा हूँ। जब वहाँ पे इतनी सुविधाएं हो सकती, हमारी क्यों नहीं हो सकती? और सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती जी। कभी अगर ईश्वर ने, सच्चे पातशाह ने मौका दे दिया ना, तो आपको हरियाणा का नक्शा बदल के दिखाऊंगा डेवलपमेंट के अंदर। बहुत बढ़िया बात। और अगर ना बाकी स्टेट के या फॉरेन तक से लोग ना आए देखने, तो ईश्वर कभी मौका दे, हरियाणा को रोल मॉडल बनाएंगे। मैं कहूँ आप देखना। और बात रही सिरसा की, हमारे जिले की, चंडीगढ़ फेल हो जाएगा उसके आगे, कभी मौका मिले ऐसा। गोकुल जी, नाना जी से जुड़ा कोई किस्सा? डांट बड़ी खाई है जी उनसे डांट बहुत खाई है। मैं कई बार और वो पुचकार भी लेते थे हाथ की हाथ। पुचकार भी लेते थे। और एक किस्सा था स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, तब
पता नहीं था, एक केस डल गया था चुनाव के अंदर, तो केस डल गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तब अरोड़ा साहब मंत्री थे। जब अरेस्ट कर लिया तो पता ही नहीं होता था अब जमानत कौन लेने आएगा, क्या होगा। उन्होंने बड़ैल जेल भेज दिया और वो सारा अखबारों में आ गया। तब मेरे कॉलेज में भी सबको तब पता लगा कि ये उनका दोता है। चलो जी। तो अब इतना लो प्रोफाइल रहते थे, बताते भी नहीं थे ना, किसी का किस लिए बताना। तो जब मैं घर पहुंचा पंचकुला कोठी पे, तो अरोड़ा साहब बैठे, तो उन्होंने बड़ा हंस के कहा, और आ गया, कहाँ था इतने दिन? मैं कहा जी मैं तो एनसीसी के कैंप पे गया था। मैं कहा आज खैर नहीं। अच्छा ठीक रह गया कैंप? मैं कहा हाँ जी ठीक रह गया। चलो खाना खुना खा, ठीक। थोड़ी देर बाद मेरे पिताजी आए सिरसा से, आए और पूरे गुस्से में, बस यही कसर बाकी रह गई सी, जेल देखनी सी। साथ मेरे नाना जी कहते मैं तो कहंदा ही सी एक गलत संगति च पै रहा कॉलेज च। मतलब मैंने ये देखा कि थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल शांत थे, जैसे पता ही ना हो, और मेरे पिताजी के आते सार मेरे पे आग बबूले हो गए। तो मतलब देखो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, पेरेंट्स तो उसमें चिंता करते कहीं ही ना कहीं हैं। चिंता करते ही हैं। तो अगर आज अरोड़ा साहब होते तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ देख के खुशी भी होती, लेकिन उस समय के अंदर वहाँ के जो रूल्स थे और थे बड़े स्ट्रिक्ट चंडीगढ़ के थे। तो आज वही भी हैं। वही प्रकरण आपको सिरसा वापस ले आया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक दो केसेस डले थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, डले थे मेरे पे, तो एक दो बार उसमें अंदर भी रहना पड़ गया था। तो लेकिन नहीं, उसके बाद फिर अरोड़ा साहब की जब डेथ हो गई तो फिर देखो स्वाभाविक है कि मेरे माताजी ने इलेक्शन लड़ना था। मेरे पिताजी का कभी शुरू से इंटरेस्ट नहीं था चुनाव लड़ने का। तो जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हमारे परिवार हैं, सिरसा सारा परिवार है, दुख सुख में आना जाना, बड़े इतना नहीं सारा दिन संघर्ष एफर्ट्स कर सकते। तो यहाँ आया, फिर लोगों के बीच में फिर से एक नई शुरुआत हुई। चुनाव लड़ने का नहीं था, ये था कि हाँ अपने लोगों की उम्मीदों पे खरा किस प्रकार से उतरा जाए और अरोड़ा साहब की जो कमी थी उसको पूरा किया जाए। फिर उसके बाद से मैंने यहाँ सिरसा आया और अपना थोड़े सोशल वर्क और थोड़ा थोड़ा अपना बिजनेस पे हल्का फुल्का जो है था उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जी। ग्रांड पेरेंट्स राजनीति में थे, राजनीति खून में मिली। पहला भाषण कब दिया? वोट मांगने कब गए पहली बार? पहला भाषण दिया जी स्वर्गीय आत्मा सिंह गिल जी के चुनाव में, मेला ग्राउंड में दिया था। आई थिंक 2003 का लास्ट या 2004 की स्टार्टिंग थी जी। पहला भाषण तब दिया था। और वोट पहली बार मांगे थे। बचपन में तो साइकिल पे झंडे झुंडे लगा के घूमते रहते थे, वो एक अलग चीज़ें थी। लेकिन फिर 2004 का जो अरोड़ा साहब का इलेक्शन था उसमें फर्स्ट टाइम डोर टू डोर किया जी। आपके फादर साहब ने हरियाणा के अंदर दूसरी भाषा थी तेलुगु, उसको पंजाबी भाषा करवाने के लिए बड़ा संघर्ष किया। चौधरी भजनलाल जी की बहुत बड़ी रैली की नेहरू पार्क के अंदर, वहाँ वो एज ए सीएम अनाउंस भी करके गए। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए क्योंकि पंजाबियों के लिए ये एक बड़ी बात है जी। ऐसा है कि देखो, इसीलिए उन्होंने कभी, मेरे फादर साहब ने चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि वो कहते थे कि मैं एक सोशली हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ। अभी भी कई बार हमारी चर्चा होती है तो मैं ये कहता हूँ कि हम पॉलिटिकल फैमिली से हैं। शायद आपको इस चीज़ की कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको ये मिली कि अपोजिशन वाले आप पे टैग लगाने लगे कि आप एक बिरादरी के हो। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए सब एक बराबर हैं, लेकिन मुझे ये था कि एक जनसंख्या के आधार पे अपनी कम्युनिटी का जो है वो हक मिले। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कभी भी
किसी के अगेंस्ट या उनके मन में ऐसा खिलाफत की राजनीति नहीं। खिलाफत तो दूर की बात है जी, उनकी मित्रता सबसे उनकी मित्रता। लेकिन मैंने ये बात महसूस करी कि वो चीज़ें राजनीति में कई बार बैकफायर नजायज़ कर जाती हैं। अब इसी चीज़ों से कि हालांकि मेरे फादर साहब की कभी ऐसी मंशा नहीं रही थी किसी के अगेंस्ट, उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं सोशली अपना काम करूंगा लेकिन मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने लड़ा भी नहीं चुनाव। और मैं ये समझता हूँ कि कई बार कई चीज़ों से हमको राजनीति में रहकर थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये गेम ऐसी है, इसमें आपने तो देखा कई बार गुज्जर समाज के लोगों को नजायज मेरे खिलाफ भड़का दिया, SC ST एक्ट मेरे पे नया हाँ जी नजायज लगा दिया, अब कभी मेरे पुतले फुकवा दिए बिना ही बात के। हालांकि आप मानेंगे नहीं, हमारे सिरसा के अंदर मैं खुल के बात करूं जी तो जातिवाद की राजनीति हर चुनाव में होती है। कोई एक व्यक्ति ये के बता दे कि मेरे कभी भी फैमिली ने किसी के अगेंस्ट कभी कोई बात या कोई इस प्रकार की मंशा रखी हो। और उसके साथ साथ अगर मेरे फादर ने पंजाबी भाषा को दूसरा दर्जा हरियाणा में दिलवाने का काम किया, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ना वो किसी के अगेंस्ट थे। मैं MLA बनाऊं, मैं 36 बिरादरी के आशीर्वाद से बनाऊं। कभी कोई कह दे कि कभी भी मैंने किसी में कोई फर्क समझाऊं या अपने परिवार का सदस्य ना कास्ट की राजनीति नहीं की, मेरे को इस चीज़ से हेट है जी। मुझे इस चीज़ से सख्त हेट इसलिए है, मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि जब भी मेरे पे कोई संकट आया जी, कभी मेरे पे पथराव हुआ है, कभी मेरे पे नजायज़ धक्काशाही मेरे साथ हुई है, नजायज़ मेरे पे पर्चे डले, तो वहाँ पे कोई एक बिरादरी का व्यक्ति नहीं खड़ा था। वो बिरादरी देखकर गोकुल सेतिया के साथ नहीं खड़े थे, वो भाईचारा देख के गोकुल सेतिया के साथ खड़े थे। मैं इस दलदल से लोगों को निकालने की कोशिश करता हूँ। हालांकि उम्र मेरी कुछ नहीं है, मैं होता कौन, लेकिन मैं जहां बैठता हूँ मैं एक ही बात कहता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी बाहर की तरफ मुंह कर रही है और हमारे हालात नहीं सुधर रहे, और हम आज किन चीज़ों को जात बिरादरी को लेकर बैठे हैं। ये सोच जो है ये हमारे देश को कहीं ना कहीं दीमक की तरह खाने का काम कर रही है, और मैं इस चीज़ से कोसों दूर हूँ। मेरे लिए सब बराबर हैं, हमेशा रहेंगे, और मेरी सोच सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की है। गोकुल जी, मैंने पंजाबी भाषा का इसलिए कहा क्योंकि आज की नई पीढ़ी को नहीं पता कि वो 80 के दशक की बातें हैं, जब राहुल सेतिया जी ने इतना बड़ा आयोजन किया था और हरियाणा में दूसरी भाषा पंजाबी को लागू करवाया था। तेलुगु का तो कोई तुक ही नहीं था, ना कोई तमिल लोग हमारे यहाँ रहते हैं। ज़्यादातर अगर हरियाणा की संख्या की बात करूँ तो पंजाबियों की संख्या 2nd नंबर पे है, तो पंजाबी भाषा होनी चाहिए थी। ये मैं आज की पीढ़ी को बताने के लिए बता रहा हूँ कि इसके पीछे राहुल सेतिया जी का बहुत बड़ा हाथ है। देखो, मेरे फादर साहब ने उस समय जो अपना रोल अदा किया समाज के लिए, वो उनकी अपॉर्चुनिटी है। मेरा जो काम कर रहा हूँ ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। मैं अपना विजन आपको मैंने क्लियर किया कि मेरी सोच डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा जी, और नशे को कैसे ख़त्म करना है, और मुद्दे मेरे आज के समय के अनुसार और हैं। अब कैंसर बहुत ज़्यादा हमारे एरिया के अंदर जो है वो मार कर रहा है। बिल्कुल। हुड्डा के अंदर तो एक ऐसी लाइन है, 3 घरों में लगातार सिर्फ पानी की वजह से, गगर के अंदर इतना पोल्यूटेड वाटर है। मैंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए भी कई बार सरकार के आगे आपसे पहले के विधायक तो दावा करते थे मैंने पंजवाना RO सेंटर बना दिया और सारा सेक्टर को RO का पानी मिल रहा है। चलो, मैं जो उन्होंने बात कही उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हो सकता है उस समय इतनी कैंसर की बीमारी नहीं भी थी किसी पे, बिना मतलब मैं वो कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन आज कैंसर से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हो रहे हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है सिरसा में। तो आज उसको टैकल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नशे को टैकल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बिरादरियों वाली चीज़ें तो ठीक है, आज जो जनरेशन बदल रही है ना, आज सिस्टम बड़ा चेंज हो रहा है। पहले तो सिस्टम और हिसाब से चलता होता था,
आज चीज़ें बड़ी चेंज हो चुकी हैं। सेतिया साहब, राजनीतिक सफर की शुरुआत करें। 2014 आपकी माताश्री ने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, कुछ वोटों से वो रह गए। 19 में फिर आपने बीजेपी छोड़ दी, आपने आज़ाद लड़ा, आईएनएलडी की आपको सपोर्ट मिली। फिर 2024 में आपको फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। जी, तो इस सब को कैसे ब्रीथ करते हैं? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है बहुत ज़्यादा, और पता नहीं, कहना ना रब केड़े रंगा च राजी, क्या कह सकते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। आपको बताया कि ठीक है, एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, कभी खुद चुनाव नहीं लड़ा, हमेशा सपोर्ट करी। उसके बाद जब वापस आया तो फतेहाबाद हमारा होटल है, रेस्टोरेंट है, रिसोर्ट है, और वहाँ पे खुद बैठ के रेस्टोरेंट के अंदर अपना सारा काम किया, केवल काम करना, कितना सामान आया है, कितना गया है, पूरा बिजनेस देखा। सर मैं सिर्फ अपना काम करता था। फिर एक मैंने यहाँ प्ले स्कूल खोला इलाहाबाद के अंदर। मेरे दादा दादी जी का जो घर था, तो वो उनकी डेथ के बाद वो घर एक हिसाब से बंद पड़ा था। तो ये था कि वहाँ पे रौनक रहनी चाहिए, तो उस सोच के हिसाब से बड़ा घर था, जैसे पुराने होते थे, बीच में से वेड़ा होता था, तो उस प्रकार से वो खोला। तो सोचा था कि ठीक है, अपना लिमिटेड काम है, कुछ मैंने उसके साथ साथ थोड़ा बहुत उस समय बिल्डर का शुरू किया, थोड़ा बहुत काम, तो अपना मस्त रहता था मैं काम में। लेकिन राजनीति का कभी सोचा नहीं था? ना, कभी नहीं सोचा था। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, एक बार भाषण दिया था, वो भी मेरे पिताजी के दोस्त थे, अरोड़ा साहब के कुछ साथ के थे, उन्होंने कहा था नहीं बेटा, आज तेरा टेस्ट है, आज बोलना है तुम्हें। मेरी लाते ऐसे कांपे, मैं कहा कहाँ फंसा दिया ये, किन चक्करों में इन्होंने मुझे। तो मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। सेतिया साहब, आपने बात की कि फतेहाबाद में मैंने पैलेस चलाया, रेस्टोरेंट चलाया, एलनाबाद के अंदर प्ले स्कूल चलाया, पैलेस चलाया, आपकी वहाँ फैक्ट्री भी थी, कपास का काम भी था, और बड़े बिजनेस थे, बिल्डर का काम आपने किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे। आपको काम की जरूरत क्या थी, या सिर्फ टाइम पास था? या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक समय था जब 7-8 हमारी कॉटन टेक्सटाइल्स थी, 2 स्पिनिंग मिल्स थी, ऑल इंडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेरे फादर उस समय रहे हैं, एक राइस शेलर था हमारा इलाहाबाद में। तो उसके बाद मोरीवाला फैक्ट्री भी थी। हाँ, वो स्पिनिंग मिल के अंदर आ गई दोनों, वो मोरीवाला और सिरसा वाली। तो कुछ राजनीतिक उठापटक करके वो बंद कर दी गई सारी। कुछ उसके बाद जो चाइना का माल ज़्यादा इधर बिकने लग गया, तो उस करके फिर काफ़ी लॉसेस उस समय में आ गई। फिर मेरे फादर साहब ने जो लाइन है वो चेंज कर ली, फिर हमने पैलेस पुलिस बनाए अपने। तो ठीक है, जब पैलेस बनाए फिर उस पर हमने कुछ एग्रीकल्चर लैंड हमारी इलाहाबाद में है, मेरे दादाजी मेरे फादर साहब वो सारा देखते थे। तो सारा टोटली काम ही चेंज हो गया। 2019 में आईएनएलडी ने आपको सपोर्ट की। इसके पीछे राजनीति गलियारों में ये चर्चा है, चौधरी देवीलाल जी चौटाला साहब की लक्ष्मण दास जी से बहुत दोस्ती थी, वो ज़्यादातर आगे वहीं ठहरते थे, खाना वहीं खाते थे, आपके माताजी बनाते थे, और अरोड़ा साहब की जीप लेकर ही वो किसी न किसी काम पे जाते थे। नहीं, बिल्कुल मेरी गठजोड़ का ये कारण नहीं था जी। राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें होती हैं, यादों के अनुसार नहीं होती। लेकिन इसमें कोई दोराई नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी इतनी महान शख्सियत, उनके साथ मेरे परिवार का जुड़ाव एक बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद आप ये भी देख लो कि इस जिले के अंदर सबसे बड़े विरोधी भी राजनीतिक तौर पे अरोड़ा साहब और चौटाला साहब आपस में रहे हैं। तो लेकिन जब 2019 के चुनाव में मेरी टिकट यस करके काट दी गई, तो उस समय हमारी किसी ने मीटिंग कराई, हमारे परिवार की सदस्य हैं। बीजेपी से कटी टिकट? बीजेपी से कटी, उससे पहले मुझे यस करी गई थी टिकट की। मौके पे जब देखा टिकट कटी, पहले मैंने तो तैयारी पूरी कर दी थी। मेरी तो टीम ने 3 बार वोट कॉन्स्पिरेंसी का शिकार हुए? देखो, उस समय भी वही चीजें हुई जो आज हो रही हैं, लेकिन मैं अपने विजन से टच से मस नहीं हुआ। देर से डाइजेस्ट होती है,
जी। लीडरों के भी, जनता के भी। लेकिन कहते हैं ना, वो पुरानी खुराकों का खाया बाद में असर करता है। जी। बीजेपी वाले उसके बाद मुझे कह रहे थे कि आ जाओ, मैं कहा अब नहीं है संभव, समय नहीं, ये टप चुका। ये जो षड्यंत्र की पटकथा है, ये रथ यात्रा के समय लिखी गई थी। नहीं, ये क्या था, मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि देखो उस समय मैंने मांग प्रदर्शन किए थे। जो आज मुझे कह रहे हैं ना कई लोग, ये तो सरकार के साथ अपनी सरकार में ही विरोध स्वार्थ करता था। में, नहीं स्वार्थ में है, ये मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा है। उनको बेवकूफों को ये नहीं पता कि तब तुम कहाँ गए थे, या तुम्हें जानकारी नहीं उस चीज की कि सरकार के अंदर रहते हुए मैं अनिश्चितकाल धरने देता था, विरोध भी किया। विरोध मांग प्रदर्शन करता था, विरोध नहीं। उस स्टेट में टिकट काट दी मेरी यस करने के बाद। अब इतने गए गुजरे तो नहीं है ना कि आपने यस कर दी, हमारी टीम ने तैयारी कर ली और फिर हम 75 पार में आके और सरेंडर कर जाएं। ये तो कभी मेरे परिवार ने नहीं कभी ये चीज सोची। ये तो पहले हाँ ना करते जी। तो खास बात नहीं थी, ना लड़ते। हाँ करने के बाद ये काम हुआ। उस समय फिर हमारी चौटाला साहब से किसी ने मुलाकात कराई और फिर सारा अलायंस हुआ और जितनी निभी उन्होंने दिल से मदद की। दिल से। एक पिछले दिनों उनका बयान आया कि इस 24 के इलेक्शन में मैंने कांटा से हाथ मिलाकर गलत किया क्योंकि उसने आगे बीजेपी से हाथ मिला लिया। देखो, वो उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है। मैं तो एक चीज जानता हूँ, जिस व्यक्ति ने एक बार धोखा दिया हो उस पर मरे ही विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे में भी ये बात है। जेड़े लोअर माड़े पिछोर भी माड़े। एक बार जो कर गया काम, उस पे फिर वो वैसी बात याद ना रहे, पर यहाँ ब्लिंक करता रहता है कि नहीं यार, बंदे ने कुछ जी गलत किया था। और मैंने तो जब कांग्रेस ज्वाइन करी, मैंने चौटाला साहब को फ़ोन किया था। मैं कहा अंकल, मेरी कई कारणों से मजबूरी है और मेरा बन रहा है विचार। तो मुझे कहते कि तेरे को टिकट नहीं मिलेगी। मैं कोई नहीं, मैं आपका ही बच्चा हूँ, नहीं चूकता, इस बार लेके आऊँगा टिकट। कहते चल, तेरे को शुभकामनाएं हैं। मैं हालांकि नेलो में नहीं था, मेरा गठजोड़ था। और ऐसे ही कहूँ, मैंने हुड्डा साहब से भी एक दिन एक बात कही, दीपेंद्र भाई साहब से। मैं कहा जी, मैं राजनीतिक अलग चीज़ है, लेकिन मैं कभी व्यक्तिगत तौर पे चौटाला साहब के खिलाफ नहीं बोलूँगा। उन्होंने मुझे, आपकी अभय सिंह जी से दोस्ती थी? मेरा दोस्ती तो क्या, मैं तो उनका भतीजा हूँ। मेरा प्यार था, है। ये आप मंच पे उनको कहते मैंने थे, यही हुड्डा साहब को ये बात शेर कही। है। मैंने हुड्डा साहब को यही बात कही। मैं कहा अगर मैं आज उनके अगेंस्ट बोल सकता हूँ तो कल को मैं आपके भी बोल सकता हूँ। बहुत बड़ी बात। तो जिसके साथ रहे हैं, चौटाला साहब ने मान सम्मान दिया। मैं तो आज भी शेर आदमी, स्वाद आया 5 साल काम करके। राजनीति में कई बार कई मजबूरियां बन जाती हैं, उनकी भी बन जाती हैं। उनका कौन सा मन करता था कि अलायंस किस बंदे के साथ इलाहाबाद में करना है, मजबूरियां बन जाती हैं। मेरी भी मजबूरियां कई थी। लेकिन इस बार भी अगर आप INLD का सपोर्ट लेते तो शायद सिरसा और इलाहाबाद दोनों आपके झोली में होते। देखो, क्या होता क्या ना होता, अब उसका तो क्या कह सकते हैं, लेकिन जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, अपने मुकाम तक पहुंचे। और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिस पार्टी में आए हैं, यहाँ पे सारे बड़ा मान सम्मान देते हैं। हुड्डा साहब अरे बड़ा, दीपेंद्र भाई साहब अरे पूरा मान सम्मान देते हैं, सुरजेवाला साहब बहुत मान सम्मान देते हैं, मैडम शैलजा जी बहुत मान सम्मान देती हैं, सभी, बेशक कैप्टन अजय यादव जी हैं, बेशक शोएब वीरेंद्र सिंह, मतलब आपकी सबके साथ है। मेरा सबसे प्यार। तो आप किसी गुटबाजी में नहीं पड़े? मैं पार्टी में हूँ, मुझे गुट में जाने की क्या जरूरत। गुट है सरी? गुट है या नहीं है वो अपनी जगह होंगे। मैं पार्टी में हूँ, मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता। मेरी राजनीति करने का सिस्टम और है। मैं तो सिरसा के अंदर भी किसी से मैं राजनीतिक द्वेष रखना, मेरी वो नेचर नहीं है। कोई धक्के से किसी की लाइन काटे तो वो तो देखो फिर कोई भी टॉलरेट नहीं करता। अब नियुक्तियां होनी है, कोई कुछ भी बनता, मेरे को क्या दिक्कत है। उन्होंने अपना काम करना है, मैंने अपना काम करना। मतलब आपने कहा कि संगठन बने, आपको कोई इतराज नहीं है, संगठन में वो लोग ना आए जिन्होंने पार्टी की विरोधता की। मेरे इतराज का तो मतलब नहीं, संगठन तो बनना ही बनना है, हर जगह बनना है, उससे ही पार्टी मजबूत होनी है जी। लेकिन उसके साथ साथ मैं तो एक चीज जानता हूँ कि मैंने तो ये अपनी बात रखनी है। देखो, इस चीज से मैं पीड़ित हूँ जी।
मेरे सिरसा का विकास रुका पड़ा है। 12,000 से हमारी नगर परिषद रह गई। मैंने तो एक आधा नाम देना है, इनको ना बनाओ, जिसको मर्जी बना दो। मैंने आपको बताया ना, दोस्ती निभाएंगे तो ठोक के निभाएंगे, और अगर दूसरा सिस्टम है तो वो भी ठोक के निभाएंगे। गोकुल जी, आपने मैनिफेस्टो बनाया, आज भी हर घर में आपका मैनिफेस्टो है, सुंदर सिरसा, जी। मतलब आपने एक नारा दिया, तो अब तक कितना अमली जामा पहनाया, उसमें कौन कौन लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, और कुछ लोग नेचुरली अड़चने भी डाल रहे होंगे? बिल्कुल, मैंने मैनिफेस्टो बनाया और दिल से बनाया। सारी चीज़ें जो है वो आपने देखा 3.5 महीने में, ज़्यादातर वो सारी चीज़ें संबंधित थी नगर परिषद के साथ। आज भी मैं पूछना चाहता हूँ, 1500 से 1600 बेसहारा पशुओं को हमने गौशाला पहुँचाने का काम किया। वो फ़ोन ले लें। और अब 2-2.5 महीने हो गए प्रधान बने को बीजेपी के। अपना रिकॉर्ड बता दें, सफाई के अंदर हमने 3 महीने में सुधार किया। लोग कहने लगे थे कभी कोई सफाई कर्मचारी हमारी गली में नहीं आया था, अब सही ढंग से सफाई हो रही है। ये जो शेड अब बने हैं डंप, ये मैं उठवाने के चक्कर में था। डीसी साहब से पता ही नहीं कितनी बार मेरी इस बारे में मीटिंग हुई है, मैंने विधानसभा में भी आवाज़ उठाई है, लेकिन पिछले ईओ ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहते जी एक बार जगह नहीं मिल रही, इसको शेड लगा के देख लो। आज बार कूड़ा पड़ा, वही बात हो गई। तो अपने हिसाब से कुछ जो सीवरेज सिस्टम को भी दुरुस्त कराया है, पानी वाली व्यवस्था को भी लगे हुए हैं दुरुस्त कराने में। पहले तो पब्लिक हेल्थ में स्टाफ ही नहीं था, अब स्टाफ बढ़वाया हमने। मार्केट कमेटी के अंदर आप देख लो जाके, सब्जी मंडी का हाल, डेली कलेश होता है सेक्रेटरी से, सफाई नहीं रखते। मतलब मुझे खुद को इनको कह के शर्म आने लग जाती है। लेकिन ये कुछ इतने बेशर्म अफसर है ना, ये पता नहीं ये क्या मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, या तो इनको ये वहम है कि ये भूल जाएगा। मैं कहते हैं ना, आंखों देखी मक्खी निगलना, आज वो हाल हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। या तो वो सही ढंग से अपना काम कर लें, और नहीं तो फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करा ले। नहीं, ट्रांसफ़र नहीं जी, अब कलेश होगा, और तगड़ा कलेश होगा। फिर बेशक मेरी जनता का ये एग्रेसिव है, ये बदतमीज़ है, मैंने वोट लिए, मेरे को काम चाहिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है कोई मुझे बुरा कहे, कोई कुछ कहे। तो मैं तमीज़ वाला हूँ तो बहुत तमीज़ वाला हूँ। अगर मैं बदतमीज़ हूँ तो मेरे से बदतमीज़ भी कोई नहीं। ये मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है, या तो ये सुधार कर ले मंडियों के अंदर, नगर परिषद वाले अपना सुधार कर ले, सफाई ढंग से करा ले। मेरा तो मित्र वो अफसर भी है जो छोटे से छोटा अफसर है, कोई लाइनमैन है, कोई एसआई है नगर परिषद में, और मेरे विरोधी वो भी हैं जो तगड़े से तगड़े अफसर हैं। मुझे तो काम करनी चाहिए, मुझे क्या मतलब है। गोकुल जी, पिछले दिनों आपने नगर परिषद की बात की थी, यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, हर काम की फीस ली जाती है, लोग पीड़ित हैं, चाहे वो लाल डोरे वाले इन दिनों में चक्कर लगा रहे हैं, या और भी नगर परिषद से जुड़े जितने भी मैटर हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या करूँ बताओ आप। बहुत से आरटीआई एक्टिविस्ट ने जानकारियां ली, 3-3.5 धरातल पे काम ही नहीं हो रहे। 3 होंगे क्यों, जनता को काम चाहिए ही नहीं। 3-3.5 महीने प्रयास किया ना, लोगों को दिखाया। अरे गोकुल सेतिया तो ऐसा नेता है, लोग कहते थे भैया लोगों की दुकानों के आगे सामान पड़ा रहने दे, बोर्ड टूट जाएंगे। मैं कहा जो रेडी वाला भाई है, खोखे वाला भाई है, उसको कोई नहीं छेड़ेगा जब तक उसको जगह नहीं हम निर्धारित करा देते। अरे दुकान और शोरूम वाले, अब आप जाओ, जो इंक्रोचमेंट है, आप अभी जाओ सर्कुलर रोड से, इसके साथ एक शॉट डालना, जो संदूकों वाले और कूलर वाले हमारे भाई बैठे हैं, लाइन में कूलर लगा रखे हैं 12-12 बार तक, मेरे परिवार के हैं, ट्रैफिक समस्या तो मेरे आएगी। परिवार के हैं। बिल्कुल। उसमें मैं कुछ जातिवाद देख रहा हूँ? कुछ तो सोचो यार, तुम अपने शहर का क्या हाल बना रहे हो, खुद ही बना रहे हो। मेरे को तो बुरा कह लोगे, तुमको 10 को देख के कल 10 और लगाएंगे। बिल्कुल, ये कोई बात थोड़ी है। मैं इस पे बोलता था, क्या बत्तियां ऑन करा दी, किसी को पता ही नहीं था बत्तियां ऑन कहाँ से होगी। आपके सामने मैंने इसलिए लाइव किया, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस हद तक सिस्टम फेल बंद है। पड़ी है तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है ही नहीं। और लोग ऐसे कहते हैं, हम कहते यार किसा कुछ के निकल जाते सी ठीक सी, एवं चलो आती हैं।
ले यार, क्या क्या कर लेंगे। मैं रोज रात को चक्कर मार के, एक्सीडेंट होने कम हो गए, हाँ जी, बत्ती जगने से एक्सीडेंट होने कम हो वो गए। कोई नहीं देखता जी। मैं तो देख के रहा, मैं अभी जा रहा, मेरी गाड़ी में बैठा, मैंने तो मत्थे पे हाथ रखा, मैं कहा यार क्या हाल बना पड़ा है। एक भाई शहर का मेरे साथ गाड़ी में बैठा, कहना लोग इसी में राजी हैं जी, आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हो, बताओ क्या करें। सबसे बड़ी गंभीर समस्या शहर की आप नोटिस करना कभी, सड़क और दुकान, उसके जो बीच में जगह है ना कच्ची पड़ी है, वो सबसे बड़ी समस्या है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रोक लिया था कि साइडें पक्की नहीं होंगी जी। कोई इनके सैटेलाइट का सिस्टम होता, उसमें आ गई थी, पिछले ईओ को चालान लगा दिया था काफ़ी लाखों का। तो उस पर अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं किसी प्रकार की हो रही। जिस दिन सड़कों के साथ साथ साइडें बन गई, मिट्टी रहनी नहीं, सफाई देखना कितनी होती। पार्कों की डेवलपमेंट ही नहीं है, किसी भी पार्क में आप चले जाओ, ठेका तो दे रखा है नगर परिषद ने, लेकिन कोई गौर नहीं है, कुछ नहीं, अफसरों को है ही नहीं, कोई कहने वाला ही नहीं है। मैं तो देख के हैरान हूँ, कोई कहने वाला नहीं है। मेरा मन करता है मैं सारे पीछे बिठा लूँ और रात तक ना छोड़ूँ इनको मैं, कि तुम कर क्या रहे हो। ये अंधेर नगरी फिर चौपट लोग कहेंगे राजा। नहीं नहीं, ये तो लाइव हो जाता है, कहते हैं लाइव का शौक है इसको। फिर लोग कहेंगे, फिर कहेंगे नहीं एग्रेसिव है, एस्टेसी कराऊँ, वोट लिया, मेरा फर्ज है यार काम करना है। ये मानते ही नहीं है अफसर, और क्या करूँ आप बताओ, लड़ूँ ना तो इनसे। अब तो 7-8 महीने मैं खुद अभी थोड़ी सी वो कर रहा हूँ कि नहीं यार, नए नए बने, लोग कहेंगे एकदम से जोश ज़्यादा आ गया, फिर लोग ये कहेंगे। लेकिन मैं आगे की किसने देखी है बलजीत जी। पर गोकुल जी, अपना काम करें। इतनी स्पष्टवादिता आपको राजनीति में नुकसान नहीं करेगी? इसलिए सोचना, जब आज तक स्पष्ट हो गई, यहाँ पहुँच गए हैं, तो आगे की भी देखी जाएगी। पॉलिटिशियन तो बातें करते हैं लच्छेदार, आप करते हो साफ और स्पष्ट। मैं बेशक साफ स्पष्ट करता हूँ, इस करके आपके छोटे भाई की आज एक पहचान भी अलग है। जो बात करनी है स्पष्ट करें। मेरे को कोई ओहदे से आगे मतलब नहीं है। मैं तो जो अफसर आज मुझे फॉर ग्रांटेड लेके बैठे हैं ना कि सरकार नहीं है, मेरे को बाहर का कोई आदमी, कोई विधानसभा में नेता, कोई मुझे कुछ कह ले कि नहीं यार ऐसे ठीक नहीं, अफसरों के साथ ऐसे नहीं कर, अरे मैंने इनसे क्या कराना है ये तो बता दो। मुझे जनता ने बनाया है, मेरे को किसी से जाके वहाँ पे अवार्ड नहीं लेना कि मैंने कैसे काम करना है। कोई नहीं, बदतमीज तो बदतमीज होके दिखाएंगे। अगर बदतमीज होने से काम होता है ना, तो मुझे तो काम कराना है, और जो ढंग से करेगा काम, उनसे तो मेरा हमेशा का लगाव है। 15-15 साल से मेरे आज मित्र हैं जो अफसर बहुत बढ़िया काम करके गए हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो अभी वो सिस्टम। आपने एक बयान दिया भी, जिस अफसर को जो भाषा समझ आती मैं उसी में समझाऊंगा काम करवाने के लिए। बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, जो पर मर्जी। पिछले दिनों एक मामला हुआ, डीटीपी ऑफिस में आप गए, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फिर आपने वही वीडियो बाद में डिलीट कर दिया और आपने कहा नहीं हमारा मैंने की। उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने धन्यवाद तो मेरा किया नहीं और आप मेरे से लड़ने आए। मैं कहा किस चीज़ का धन्यवाद? कहते आप अपने पिताजी से पूछना, मैंने एक आपका काम किया था स्कूल का जी, और कोई अफसर नहीं कर सकता था, जायज़ काम था, लेकिन मैंने किया। अब मेरे को बड़ा लगा कि यार मैं लड़ने तो इनसे आ गया और मुझे पता ही नहीं कि इन्होंने काम किया। वाकई में जिसने काम किया उसको मन में लगती है कि यार मेरा धन्यवाद तो क्या करना था, मेरे से लड़ने आ गया। अब ठीक है, अगर मैंने फ़ोन किया, एमएलए तो अलग चीज़ है। एक व्यक्तिगत तौर पे जब मैं एमएलए नहीं था, काम तो उन्होंने तब किया था, तो अब मैं एहसान भूल के आज मैं आकड़ में आ जाऊँ, नहीं मैं एमएलए बन गया, तूने ऐसे क्यों किया, वो चीज़ ठीक नहीं। तो गोकुल जी, आम आदमी कोई बात कह देता है, वही अपनी बात को वापस नहीं लेता। आप तो इतने बड़े ओहदे पे हैं, फिर भी आपने 1 मिनट लगाया, अपनी गलती स्वीकार कर ली। गलती थी मेरी जी, गलती मेरी ये थी, और गलती भी नहीं कह सकते, मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन शख्स हैं। थोड़ा सा उनका भी ये था कि उनको उठाना चाहिए था, क्यों, बेशक वो जितने मर्जी बिजी हों, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे पास खड़ा है। आजकल लोग ये समझ लेते हैं जी पता नहीं ये मिला भी रहे हैं फ़ोन, नहीं मिला रहे, गोली तो नहीं डाल रहे। ठीक बात। वो खुद के टेंशन हो जाती है उनकी शक्ल की तरफ देख के कि यार ये शक कर रहा है अपने पे। तो वो चीज़ें कई बार होती हैं, माहौल ऐसा बन जाता है। सारे प्रकरण के बाद
एलनाबाद में एक कॉलोनी पे बुलडोजर चला और अगले दिन अखबारों में आया उस कॉलोनी को आपसे जोड़ा गया, वो कितना सच था? वो अब की नहीं बेची हुई जी। और कौन सी वो बहुत बड़ी कोई नामी कार्ड थी, कोई 5-7 दुकानें थी, उसके साथ कोई नींव पड़ी थी। तो वो किसी टाइम के अंदर वो था कि उसको किसी प्रकार से कुछ उस पर नोटिस वगैरह आया था। तो उस पर जो नॉर्मल कार्रवाई अकेले मेरी नहीं थी, उस पर 4-5 और थी, और लोगों की भी। हाँ, कोई मेरी कॉलोनी नहीं काटी हुई थी, वो कुछ चंद को दुकानें थी। अब काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, कोई उस समय सौदा किया, कोई डीलर ने आके बिकवा दी, उसमें कोई कमी पेशी अगर मान लो रह गई थी तो वो तो सारों की बराबर थी। उसमें कोई ये नहीं कि मेरे पे उस किसी अफसर ने कोई वो निकाला है, इस प्रकार का तो कुछ भी नहीं था। एक और पिछले दिनों बयान बड़ा चर्चा में था, वायरल हो रहा था। गोविंद कांडा जी ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान से जो मिसाइल गिरी वो टूटकर परे गिर गई, अगर वो स्कूल में गिरती या इनकी बिल्डिंग के आसपास गिरती तो भी हमारा नाम लगना था कि गोपाल कांडा ने पाकिस्तान से मिलके गिरवा दी। बेफजूल बातों का मैं आपको क्या जवाब दूं। अब देखो, मैं काम की बात करना चाहता हूँ और इस तरीके की बेतुकी बातें, इनका रिप्लाईज देना मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। अब आगे सिरसा को लेकर आपका क्या विजन है? विजन यही है जी, आपने कहा नशा दूर करना है, सफाई करवानी है। सीधी बात है, लच्छेदार भाषा में कोई बात नहीं है, ये ले आऊँगा वो ले आऊँगा, ऐसा नहीं। हॉस्पिटल का कहा था, प्रयास किया था, मिला, धन्यवाद भी किया। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं की, शरेआम मांगा, शरेआम मिला, शरेआम धन्यवाद किया। उस धन्यवाद को भी लोगों ने कहीं और जोड़ा। लेते रहे, व्यवहारिक में कोई चीज़ें होती हैं, लेते रहे। पर सीएम ने तो लाडवा के मंच से भी आपकी तारीफ की। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वैसे भी तो किसी के टर्म्स किसी से अच्छे हो सकते हैं, किन के नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडरशिप है उनके भी कांग्रेस में किसी से अच्छे टर्म्स होंगे, कोई खास बात नहीं है। वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरा रिगार्ड कर रहे हैं, मैंने थैंक्स किया। तो उसके बाद ही तो मैंने फिर अपनी कैंडिडेट खड़ी करी नगर परिषद के इलेक्शन में, चुनाव लड़वाया, 30,000 वोट आए, बीजेपी के अगेंस्ट ही आए होंगे जी। तो उस इलेक्शन के अंदर सैनी साहब भी आए, कांग्रेस के अगेंस्ट ही आए होंगे। तो एक देखो, व्यवहारिक चीज़ें अपनी जगह हैं, बाकी चीज़ें अपनी जगह है। कोई ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं बिना ही बात के उनके वहाँ पे नेगेटिविटी करता रहूँ या मैं और देखो, नहीं, वो चीज़ें ठीक नहीं है। विधानसभा के अंदर तो सारे जफ्फियाँ डाल डाल के मिलते हैं एमएलए एक दूसरे से, तो बाहर ऐसा फिर क्या हो जाता है? ठीक है, हमने अपने पार्टी के साथ चलना है, हमने अपने सिद्धांतों पे चलना है, लेकिन एक कहीं ना कहीं आदमी का आपसी प्यार, प्रेम, लिहाज, वो सबसे पहली चीज़ है। गोकुल जी, राजनीति में आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे पिताजी। मेरे पिताजी से मैंने सारी चीज़ें जो है वो सीखी हैं। वो हमेशा जो गलतियां उन्होंने भी अपनी लाइफ में करी, वो कई बार कहते हैं, कई बार हम कह देते हैं आप भी तो करते थे, होगी होगी, कई बार डांट ज़्यादा पड़ जाए तो कहते मैंने की तो मुझे इसका नुकसान हुआ, तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसका चीज़ का नुकसान झेलो। मतलब दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी करोगे तो उम्र थोड़ी पड़ जाएगी। मेरे पिताजी ने मुझे जो सिखाया है इस फील्ड में, उन्होंने सिखाया। और कई चीज़ें हैं कि मेरे एक दो मित्र हैं खास, मेरे साथी भाई जैसे हैं, तो उनसे भी बड़ी चीज़ें जो है मुझे एडवाइस करते रहते हैं जी। कुछ रैपिड सवाल आपसे करते हैं, आपके मित्र से ही बात शुरू करते हैं, राजा वडिंग से जी। उन्होंने आपको टिकट दिलाने में काफ़ी भूमिका अदा की और आपका चुनाव भी संभाला। अकेले टिकट दिलाने में नहीं, मुझे पार्टी में लेकर आने का जो विचार मेरा बनाया वो उन्होंने बनाया। उनके लिए 2 शब्द। मस्त आदमी है, दिल से बात करते हैं, जब भी बात करते हैं पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं। जितनी मर्जी टेंशन में हो, फ़ोन कर लेना, 2 मिनट में आदमी टेंशन भूल जाएगा। पॉजिटिव आदमी है। चौधरी अभय सिंह चौटाला,
दिलेर आदमी है, यारों के यार है। आपके आदरणीय चाचा जिनके आप लाडले भतीजे हैं, गोपाल कांडा जी, बिजनेसमैन, अपॉर्चुनिटिस्ट, अपना दो वर्ड अपॉर्चुनिटिस्ट हैं और बिजनेसमैन। सिरसा को वो समय नहीं दे सके, इसी बात का नुकसान हुआ। देखो ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति समय ना दे सके तो उसको बार बार वो चीज़ों पे प्रयास करना जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकाल सके खुद व्यक्ति, तो फिर वो तो समय खराब, लोगों का समय खराब, इलाके का समय खराब करने वाली बात है। आपकी तरह यूथ आइकॉन दुष्यंत चौटाला, बहुत सूझबूझ वाले इंटेलिजेंट नेता हैं, पेशेंस बहुत है उनमें, जो मैंने नोटिस किया, बहुत पेशेंस है। इतनी पेशेंस मैंने नहीं देखी किसी की। आपने पेशेंस की बात की। दुष्यंत चौटाला की रोहतक में एक यूट्यूबर मिमिक्री करता था और बहुत चलती थी, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और उसके वहाँ चाय पी के आए, उसकी मिमिक्री में साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई। उसी तरह मैं गोकुल सेतिया की बात करूं तो छोटे छोटे बच्चे वीडियो क्लिप्स डाल रहे हैं इन दिनों, जिनको आप खुद जाके मिल के आए, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एक किसी ने मुझे बनाकर भी भेजी है और मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। तो ये बच्चों का प्यार होता है। मैंने एक कोई बात बोली थी, उस पर किसी ने मुझे बनाकर भेजी कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। मुझे बड़ी हंसी भी आई और बड़ी खुशी भी हुई कि बच्चे भी मेरी किसी बात को देखो कि कितना गंभीरता से लेते हैं और मुझे कितना प्यार करते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये बदमाशी पे चलता है, ये दबंगता पे चलता है। मतलब ये चीज़ें, बदमाशी में दोनों में बड़ा अंतर है। मैं ये नहीं कहता, हमारे कहते हैं कि मैं बहुत कैंट, हाँ मेरे को वो नहीं, परमात्मा से डर के रहना चाहिए। लेकिन जो ये इस प्रकार की कमेंट्रियाँ करते हैं, इन बड़ी मानसों से ये पूछना चाहूँगा, मैं चूड़ियाँ पहन के बैठता हूँ? ये देखा, मतलब बच्चों का प्यार, ये चीज़ें भी ज़रूरी है राजनीति में। इससे पता लगता है कि हमने अब तक क्या कमाया है। आपको याद होगा चुनाव के समय हमने देखा था स्कूल वैन पे झंडे किसी और पार्टी के थे, लेकिन नारे गोकुल सेतिया के लग रहे थे। बस उन्हीं चीज़ों को आज सोच के और जहन में रख के आगे बढ़ रहा हूँ कि डेली एक नया संघर्ष, एक नई लड़ाई। देखो, जब उनके घर पे कोई बात होती है, जो चर्चा होती है, तो वही बच्चे सीखते हैं सुन के, है ना। मैं उसी रैपिड सवालों पे आता हूँ। श्री नायब सिंह सैनी, सीएम हरियाणा, बहुत ठंडे व्यक्ति हैं, हंसमुख व्यक्ति हैं और इज्जत देने वाले व्यक्ति हैं। आप विपक्षी एमएलए हैं, आप इतने लोगों को धिंगतानिया माइनर की बात के लिए लेकर गए, कैसा ट्रीट किया आपने? बहुत अच्छा ट्रीट किया, बहुत इज्जत दी और बाकायदा एक ऑफिसर की ड्यूटी लगाई कि आप सारा इसका फीडबैक लो और फिर इस पे हमने पॉजिटिवली काम करना है। मैं अपोजिशन का एमएलए हूँ और फिर भी बात भी सुनी और उस पर मेडिकल हॉस्पिटल का ही देख लो। उसके बाद कौन सा हमने फिर कांग्रेस से अपनी पार्टी से कैंडिडेट नगर परिषद में नहीं खड़ा किया। तो ठीक है, जैसे आपने पहले मुझसे पूछा कि एमएलए आप किन के हो, मैंने कहा मैं सबका हूँ और यही चीज़ चीफ मिनिस्टर के लिए होनी चाहिए। आपने हॉस्पिटल की बात की, उसमें कैंसर हॉस्पिटल का आपने एक एडिशनल जुड़वा दिया, बहुत बड़ी बात है, सिरसा के लिए ज़रूरत थी। अगला बड़ा प्रोजेक्ट क्या ला रहे? देखो, हवाई बात नहीं होनी चाहिए। पहले तो जी मोची वाली माइनर की लड़ाई लड़ रहे थे, उसका काम बीच में रुक गया, अभी उस पर कर रहे हैं काम। धिंगतानिया माइनर, बंबूर माइनर, इस पे काम करना है। चिट्टा ख़त्म नहीं हो रहा, बुरे हालात हैं अभी भी। अपनी तरफ से मैं कितनी बार लेटर दे चुका हूँ, नहीं काम हो रहा। साफ कर, जो हुआ है कह रहा हूँ, जो नहीं हुआ वो भी कह रहा हूँ। टस से मस नहीं हो रहा कुछ। एक दो बार बीच में बड़े तस्कर पकड़े गए थे, लेकिन उसके अलावा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। छूटते ही फिर उसी काम पे आ जाते हैं। हाँ, सफाई छूटना तो छोड़ो जी, अंदर ही नहीं होते हैं।
रेड ही नहीं डलती है। रेड डलवाए पहले पता लग जाता है, जिन्होंने रेड मारनी है इन्फॉर्म कर देते हैं पहले। हमारे जैसे सोचते हैं जाके बेइज्जती होगी, जाके खड़े हो जाएंगे दुश्मन और अगले बनेंगे, जब कुछ आगे से निकलना नहीं। मैं तो 100 दुश्मनी लेके राजी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट आना चाहिए सामने, हमारी नौजवान पीढ़ी बचनी चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए, बेशक लोग कुछ ना बोलें। मैं नगर परिषद के अंदर जब मैंने भ्रष्टाचार का वहाँ पे एक सारा किया था, भांडाफोड़ किया था, बेशक मेरे साथ उस समय कोई नहीं खड़ा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है यार, इसने ये चीज़ उजागर की जी। क्या हो जाएगा, 5,000 10,000 लोग वोट नहीं डालेंगे, यही हो जाएगा। लेकिन कितना बड़ा पुण्य होगा कि अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को बचाने का काम करेंगे तो। और डरना किससे, ईश्वर से आए, ईश्वर ने भेजा है तो एक ना एक दिन सबने जाना है। डरना किससे, कार्रवाई हो। मैं तो साथ जाके कराने को तैयार हूँ। मैंने पिछले एसपी साहब को कहा था, मैं कहा जी मैं साथ लेके जाके कार्रवाई करवाऊंगा। वो बार ऊपर खड़ा होगा, कहते आपको विधायक जी पॉलिटिकली तौर पे नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। मैं कहा बेशक हो, कोई बात नहीं। तो उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। सेतिया साहब, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, नशे को ख़त्म करवाने के लिए आप खुद जाने को तैयार हैं, तो ये जो माफिया है जिसने सारा नशा नेक्सस चला रखा है, इन्हीं जो आपको धमकी आई थी, क्या इनकी तरफ से ही आई थी? नहीं नहीं, इनकी तरफ से कोई ऐसी धमकी नहीं। इनका तो अभी तक तो कोई इस प्रकार से नहीं, पर वो इतना जो नेक्सस है, माफिया है, उससे आपको डर नहीं लगता? नहीं, धमकी नहीं आई थी। गैंगस्टर पकड़े गए थे, यहाँ पे मेरा अटैक लगाने आए थे, और वो पीछे कोई मर्डर करके आए थे चंडीगढ़ या पता नहीं पंचकुला मोहाली में। तो वो मर्डर करके आए थे, एंटी गैंगस्टर टास्क उनके पीछे थी। और बाई चांस उन दिनों के अंदर मैं जर्मन गया हुआ था, और पीछे से उनको एंटी गैंगस्टर टास्क वालों ने सिरसा से उठा लिया। एक तो ये घटना थी। उसके बाद फिर दूसरी थी, मुझे एक्सटॉर्शन मनी के लिए कॉल आया। तो ये चीज़ें थी, और पुरानी कुछ मेरी फ़ोटोज़ थी, उसको लेकर होगी। अब 10-12 साल पहले अगर मेरे कॉलेज में कोई मेरी किसी से दोस्ती थी, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं जाके उनके साथ कोई किसी चीज़ में कोई इन्वॉल्व हो गया। ऐसे तो खट्टर साहब को भी तब मिले थे। अब ये खट्टर साहब को थोड़ी पता था कि आगे आने वाले समय में ये युवा पीढ़ी कॉलेज टाइम में तो किसी को पता नहीं होता आगे चल के कौन क्या करेगा, क्या होगा। तो उस चीज़ वो दूसरे उनको भी थी, लेकिन हाँ उंगली लगाने वाला तो कोई ना कोई था। और वो जो अंदर के कहते ना सूत्र, उनके अनुसार जो जानकारी थी, वो कुछ ज़्यादा प्यार करने वाले लोग थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं उंगली लगाने का काम किया। नहीं सेठी साहब, राजनीति अपनी जगह है, हार जीत चलती है, पर इस नौबत तक आ जाना ये तो एक चिंता का विषय है। देखो, हो सकता है ना भी हो, लेकिन मुझे कई लोगों ने कोई लिंक बताए कि किसने किस प्रकार से क्या उंगली लगाई है। अब गॉड नोज कि उसमें क्या सच्चाई है या क्या नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि बंदे यहाँ मुझे मारने आए थे और पीछे मर्डर करके आए थे। यहाँ से उनको अरेस्ट किया गया, और उसके बाद फिर एक्सटॉर्शन मनी के लिए मुझे कॉल आई। तो उन्होंने अपने इंटेरोगेशन में माना कि हम सेतिया साहब के लिए सिरसा गए थे? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आई। उन्होंने पूछा जब कि आप सिरसा क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा मेरी फ़ोटो निकली, मेरी सारी डिटेल निकली उनके पास। तो आपका लक काम कर रहा था उस समय, फॉरेन में थे? सच्चे बादशाह परमात्मा ईश्वर माता रानी की कृपा, बाबा जी की कृपा से बैठे हैं। वो कहते ना, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। उसके बाद कुछ समय तो नींद नहीं आई थी। सोचते थे परिवार की तरफ देख के, ऊंची नीची हुई थी, क्या हो जाता, ये हो जाता, पीछे से हाय हाय बंदा करता ना यार, ऐसे हो जाता। सोच ही नहीं थी कि किसी से कोई इस प्रकार का वैर विरोध ही नहीं था। अब नहीं डर लगता। अब ये नहीं कि किसी को चैलेंज कर रहे हैं, मेरा लेना देना नहीं उन चीज़ों से। डर इसलिए नहीं लगता, जिस दिन आनी है ना मौत बंदे को, वो घर बैठे को आ जानी है जी। मरू कुछ नहीं होता। मतलब इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, वो नशे वाला नेक्सस भी हो सकता है। जिनके साथ आपके फ़ोटो वायरल हुए थे, मैं जिक्र नहीं करना चाहता, उनके अपोजिट वाले लोग भी हो सकते नहीं, हैं। आप करो जिक्र सारे, सबको पता है, सबको पता है जी। ये वही मैटर था। उनको डाउट था मेरी फ़ोटोज़ देख के
पर वो कॉलेज टाइम के फोटो थे। कॉलेज टाइम की फोटोज थी, तो उसका कोई तुक ही वो नहीं जो बनता। इलेक्शन में फोटो वायरल हुए उसका कहीं नुकसान हुआ या लोग समझदार है? ऐसी तो देखो, मैं तो एक बात कहूँगा कि इससे ज़्यादा जनता और मेरे लिए क्या कर सकती है। मुझे भी टेंशन हो गई यार, जो चीज़ मैंने की ही नहीं, जिसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं, पर वैसे ही मेरे को टारगेट किया जा रहा है। पर जनता ने, आप देखो, मैं एक बार तो टेंशन में गया यार, गया काम। तो मैं जब आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली गया तो दीपक बावरिया जी प्रभारी जो साहब, पहले प्रभारी थे। हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया, गोकुल जी आई वांट टू मीट यू। मैं कहा ये क्या हो गया, मेरा लोग उनका दफ्तर घेरी खड़े समय हैं लेते हैं। और मेरे को बुला रहे हैं। मेरे को उन्होंने बुला लिया सरकारी किसी एमपी फ्लैट पे। काफ़ी वहाँ 3-4 एमपी बैठे अलग अलग स्टेट्स के। उनको कहते कि एक बार ना आप बैठिए, मैंने इनसे कोई बात करनी है। मैं बड़ा हैरान, मगर यार एमपी उठा दिए, ऐसी क्या बात करनी है। यार मैं 1 मिनट आया, मैं कहा ठीक है जी। अपना बैग लेके आए, उसमें से एक पेपर निकाला, उस पर ना फोटोज़ पे सर्कल कर रखा, कहते ये आप ही हैं। अच्छा। सबकी फ़ोटोज़ उसमें। मैं कहा जी मैं ही हूँ। कहते आपका इनसे। मैं कहा कॉलेज टाइम का। मैं कहा सर आपके पास एक फ़ोटो कम है। अच्छा। मैं कहा मैं दिखाता हूँ। मैं निकाल के दिखाई, मैं कहा खट्टर साहब के साथ। सीएम सिक्योरिटी अगर कोई ऐसा तत्व हो, तो आने ही नहीं देगी। लड़ाका तत्व कोई भी हो, आने क्या, कोई सीएम उस जाएगा क्यों? तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं कहा ये तो जी मेरी टिकट कटाने के लिए सब अपना अपना राजनीतिक काम कर रहे हैं, तो कोई खास बात नहीं। लेकिन आप देखो कि जनता ने उसके बावजूद, जब मैं टिकट लेकर आया, इतना किया। कौन कौन किसी के लिए इतना करता है। ऐसी ये मेरी विधानसभा है, अपना परिवार है मेरा, अपना भाई समझती है, अपना बेटा समझती है। मैं मानसिकता की बात करूं तो ये जो फोटो वायरल किए थे, ये जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने नहीं किए थे, शायद कोई और ही कर रहा था। हमारी पार्टी वाले थे, वेल विशर। पता लग गया। मैं तो उनको एक बात कहता हूँ, अरे कायरो, वार करना है छाती पे करो, पीठ के पीछे क्या करते हो। जब चढ़ के लैंड क्रूजर की छत पे पिछले चुनाव में बैठ गए थे, इतना ही दम था तो तुम्हारी लाते क्यों कापी थी, खुद आके मैदान में उतर जाते। तो हम पीठ में छुरा मारने वाले नहीं हैं। गोकुल जी, आपने कहा कि मेरे पापा मेरे रोल मॉडल हैं, और सेतिया साहब का क्या क्या योगदान है वो हम जिक्र कर भी चुके हैं। और खैर वो फहरिस्त बड़ी लंबी है, वो कभी राहुल सेतिया जी का पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे। आपसे मैं पूछना चाहूँगा अपनी माताश्री के लिए 2 शब्द। जी, सबसे ज़्यादा योगदान, आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ, इस सपने को साकार करने में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी माता जी की। इतनी मेहनत तो मैं भी नहीं कर सकता जितनी मेहनत उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए की है। कभी कोई गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखा। मैंने जहाँ कह दिया कि माता जी ये मैंने वहाँ जाना है मम्मी, और आपने उधर जाना है, जाएंगे। और कभी भी पॉलिटिकल कभी भी वो नहीं रहे। उनका हमेशा ध्यान सिर्फ अपने पाठ पूजा में, कीर्तन में और सोशली एक्टिव। आजकल की तो पीढ़ी हमने देखा है कि इलेक्शन जीतने के बाद कुछ और हो जाती है कि हल्के में नहीं लोग देखते। हमें शुरू से यही बात सिखाई गई है कि रहना अपनी जनता के बीच में ही है। ये तो 5 साल की चीज़ होती है, तो कोई ख़ास बात नहीं होती। मैं आज तक यहाँ जो पहुँचा हूँ, सबसे बड़ा योगदान मेहनत मेरी माता जी की रही। अपनी वाइफ, अपने बच्चों के बारे में बताइए। हाँ, मेरे आई हैव 2 किड्स। बेटा मेरा 7th में है और गुड़िया मेरी अभी 2nd में है, 2nd 3rd में होगी। मेरे को ये भी नहीं पूछा प्रॉपर्ली मैंने दोनों बच्चों से कभी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बच्चे मेरे को कहते हैं स्कूल चलो, फंक्शन है, भाई कभी नहीं गया, टाइम नहीं मिला कभी भी। अपना खुद का शेड्यूल ही इस प्रकार का होता है कि होश ही नहीं होती। मैं आपको सच्चाई बताऊँ, हमने गोकुल जी आपकी जीवन को पूरी तरह से खंगालने का काम किया,
फिर भी कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझी करना चाहें, जो रह गई हो? जो पूछोगे स्पष्ट बोलूँगा, अच्छी लगे बुरी लगे। चुनाव से पहले कई चीज़ें होती है, आदमी सोचता है कि नहीं यार एक बार वहाँ तक पहुँच जाएं। मैं भी इंसान हूँ, मेरे में भी 100 कमियाँ हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है उसको बखूबी निभा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। राजनीति में रहूँ बेशक ना रहूँ, लेकिन जो जनता ने, मेरे सिरसा के परिवार ने जो जिम्मेवारी दी है उसके लिए लड़ने में, भिड़ने में, संघर्ष करने में 4.5 साल या 4 साल लगा लो, विरोधी कहेंगे, ऐसे कहेंगे अभी कहाँ 4.5 रह गए, 4 रह गए, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो ये थे गोकुल सेतिया, जिन्हें यूथ आइकॉन, युवा तुर्क, कई तरह की उपाधियां दी जाती हैं। बहुत अच्छा उन्होंने स्पष्टवादिता से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, उस बात के लिए उनका धन्यवाद। अपनी स्पष्टवादिता के लिए वो जाने भी जाते हैं कि वो जैसी मर्जी बात हो, उनसे जैसा मर्जी सवाल करो, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, वो हर बात का खुलकर जवाब देंगे। आप चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई साहब।